नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से और जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है। सबसे पहले भाविक, आपसे गोल्ड में जिस तरह की रिकॉर्ड तेजी फ्राइडे को और कल के सत्र में दिखी, आज थकावट दिख रही है। क्या लग रहा है चार्ट पे आज इंट्राडे में फिर से नया हाई बनता दिख रहा है क्या भाविक, और क्या करना चाहिए ट्रेडर्स के लिए, क्या सलाह है आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, आपकी सही बात है कि अगर हम देखें तो गोल्ड एक ओवरबॉट जोन में जरूर से है। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो एक ओवरबॉट है, और वीकली में भी अगर देखें तो जब आरएसआई वहां पे है जब लास्ट टाइम 2000 के करीब था डॉलर में, तो यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। बट अभी भी अगर एमसीएक्स में देखें तो एमसीएक्स में अभी भी आई थिंक जब तक 56,000 के नीचे नहीं जाता तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। यहाँ से अभी भी शॉर्ट पोजीशन अवॉइड ही करना चाहिए, और किसी को लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगर नीचे आता है 56,350 के करीब, तो 56,200 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं 56,600 के टारगेट के लिए। और हमने ऑल टाइम हाई तो देखा है, बट अभी नहीं लग रहा है कि यहाँ से और 1 से 2% की इमीडिएट रैली आ सकती है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, या तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या नफा वसूली आ सकती है। ओके, दिव्या आपका व्यू क्या है गोल्ड को लेकर, क्या सलाह दे रहे हैं आज आप? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर गोल्ड की हमें बात करें तो लास्ट वीक हमें एक अच्छी रैली देखने मिली। प्राइसेस जो एक ऑलमोस्ट 1% ऊपर थे। मेन जो रैली था उसका ये रीजन था कि इन्फ्लेशन डेटा जो आया था यूएसए का लास्ट वीक, वो थोड़ा कूल डाउन हुआ। ईयर ऑन ईयर जो इन्फ्लेशन था वो लगातार 6 मंथ से कूल ऑफ हो रहा है, और साथ में मंथ ऑन मंथ जो इन्फ्लेशन डेटा है वो मई 2020 के बाद कूल ऑफ हुआ है। तो उसके वजह से डॉलर इंडेक्स में एक नरमी देखने मिली। लास्ट वीक ऑलमोस्ट 1.5% ज़्यादा डाउन था, तो उसकी वजह से बुलियंस को सपोर्ट मिला। पर अभी हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर जो 8 महीने के हाई के आसपास चल रहे हैं, वहाँ से भी थोड़ी नरमी देखने मिल रही है, क्योंकि रिटेल सेल्स की डेटा पेंडिंग है। तो इन्वेस्टर उस डेटा के लिए रुके हुए हैं कि डेटा के बाद फेड की जो पॉलिसी होगी वो क्या हो सकती है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। गोल्ड हम 56,250 के अराउंड बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 56,100 का रखें, और टारगेट हम ऊपर में 56,450 का मेंटेन करें। और सिल्वर की मैं बात करूँ तो सिल्वर टेक्निकली 70,100 के ऊपर काफ़ी टाइम से सस्टेन कर नहीं पा रहा है। अगर वहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी रैली हमें देखने मिल सकती है। तो हम सिल्वर जो है 70,100 के ऊपर ही बाई करें। स्टॉप लॉस हम 69,700 का रखें, और टारगेट हम 70,600 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चांदी पर आपकी कॉल क्या है भाविक, क्या सलाह है चांदी पर? जी, चांदी पे मुझे भी 70,000 से 71 के बीच में एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल करना चाहिए, क्योंकि आज चांदी में भी अगर देखें तो थोड़ा बहुत वीकनेस दिख रही है। और हेज फंड की पोजीशन देखें तो हालांकि लास्ट वीक में प्राइसेस बढ़े थे, फिर भी हेज फंड की पोजीशन, ओपन इंटरेस्ट और जो लॉन्ग पोजीशन थी वो कम हुई है, तो क्लियरली वो लोग भी नफा वसूली कर रहे हैं, टेकिंग प्रॉफिट ऑफ द टेबल। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि चांदी में एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 70,200 के स्टॉप लॉस से, और नीचे रख सकते हैं टारगेट 69,300 का। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में पिछले हफ्ते जबरदस्त रैली के बाद इस हफ्ते अब बेहद ही सीमित दायरे में, कल भी कारोबार हो रहा था और आज भी दायरे में ही कारोबार हो रहा है। दिव्या आपका व्यू क्या बन रहा है कच्चे तेल पर अब? कच्चे तेल में हमें लास्ट वीक घरेलू बाजार में अच्छी रैली देखने मिली। मेन रीजन ये था कि जो चाइना जो ओपन अप हुआ और जो भी उनके डेटा आए वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थे। जीडीपी डेटा जो उनका आया वो 2.8% आया। 1.8% का एक्सपेक्टेशन था, उसकी वजह से हमें एक अच्छी रैली देखने मिली। और अभी मैं टेक्निकली बात करूँ तो 6,550 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है तब तक मेरे हिसाब से एक दायरे में ही कारोबार करेगा। हमें ये अभी पुट ऑप्शन के जरिए खेलना चाहिए। 6,300 का जो पुट ऑप्शन है फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट का, वो हम 200 के अराउंड बाई करें। स्टॉप लॉस हम 170 का रखें, और टारगेट हम ऊपर में 250 का मेंटेन करें। चलिए, तो क्रूड के 6,300 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 200 के लेवल पे 250 का टारगेट है, 170 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन रख सकते हैं। भाविक आपकी सलाह क्या है? आपको भी लग रहा है कि क्रूड में गिरावट है, पुट ऑप्शंस के जरिए ही जाना चाहिए या फ्यूचर्स में शॉर्ट करना चाहिए क्रूड को?
जी मुझे लग रहा है कि जब तक आई थिंक 6300 के नीचे नहीं जाता तब तक होल्डिंग कीजिए, पोजीशन अभी भी शॉर्ट की मत कीजिए, क्योंकि ओवरऑल अभी भी ट्रेंड थोड़ा बहुत अपसाइड ही लग रहा है। हालांकि ओवर सप्लाई की देखें तो वेल बैलेंस है, और ऊपर की जो है वो 66 से 6700 तक ही मुझे लग रहा है। ब्रांड की फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट करें तो अभी भी वो कॉन्टेंगो है, तो मतलब आगे जाके भी सेंटिमेंट थोड़ा बहुत बुलिश है। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इंट्राडे जब तक 6300 के नीचे नहीं जाता है तब तक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 6440 के करीब आती है तो बाय कर सकते हैं 6540 के टारगेट के लिए, और 6370 का स्टॉप लॉस बना के रखिए। 6300 के नीचे जाता है तो ही पोजिशनली शॉर्ट कीजिए। दिव्या, ये नेचुरल गैस में आज अच्छी रिकवरी घरेलू बाजार में दिख रही है, 3% तक की तेजी है, 308 रुपए के ऊपर। लेकिन नेचुरल गैस में कल जिस तरह के यूरोप में गिरावट दिखी थी, 15% तक दाम टूट गए थे। महीने भर में 50% तक की गिरावट आ चुकी है। क्या यहाँ पर भी वो असर हावी होगा, या ट्रेंड अब धीरे धीरे पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो यहाँ पर खरीदारी करके जाए? और कोई ऑप्शंस की रणनीति है तो वो भी बता दीजिए दिव्या। हाँ, नेचुरल केस की मैं बात करूँ तो ओवरऑल ट्रेंड जो है नेगेटिव ही है, पर टेक्निकली प्राइसेस जो है 280 टू 290 के अराउंड एक बेस बना रहे, तो एक एक्सपेक्टेशन है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने मिल सकता है। तो इंट्राडे के लिए हम लोग स्ट्रेटेजी खेल सकते हैं। 310 का जो कॉल ऑप्शन है वो अगर 14 के आसपास आता है तो वहाँ पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 11 का रखें और टारगेट ऊपर में 19 का मेंटेन कर। यानी 310 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस नेचुरल गैस में खरीद सकते हैं। 14 के लेवल पे 19 का टारगेट है। आपको भी लग रहा है कि यहां से तेजी की संभावना बन रही है नेचुरल गैस में, भाविक? जी 1 से 2 दिन मुझे भी लग रहा है कि तेजी करनी चाहिए, और ऑप्शन मेरा रहेगा 320 का स्ट्राइक प्राइस का, जिसका प्राइस अभी चल रहा है अराउंड 12.50। तो 10 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, अभी 12.50 के करीब चल रहा है, और टारगेट रख सकते हैं 15 का। एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि कॉल ऑप्शंस आप यहां पे नेचुरल गैस में खरीद कर जाए, क्योंकि काफी वॉलेटाइल काउंटर है, नुकसान का डर फ्यूचर्स में ज्यादा होगा, तो ऑप्शंस के जरिए ही आप ट्रेड करें। कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह है। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज बेहद ही सुस्त चाल देखने को मिल रही है। कॉपर और जिंक हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन एल्युमिनियम और लेड हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। देव्या, आपकी टॉपिक क्या है? बेस मेटल्स में क्या पसंद कर रहे हैं? बेस मेटल में हमें लास्ट वीक एक जोरदार रैली देखने मिली। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो बेस मेटल पैक है, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, 6% ज़्यादा उसमें उछाल देखने मिला। मेन रीज़न ये था कि जो चाइना में जो ओपनिंग अप हुआ बॉर्डर का, तो उसे से रैली आई, और साथ ही साथ बीजिंग ने भी अनाउंसमेंट किया कि वो लोग फाइनेंशियल और जो हाउस होल्ड सेक्टर को वो लोग सपोर्ट देंगे, तो उसके वजह से भी एक अच्छा रैली हमें देखने मिला प्राइजेस के अंदर। अगर मैं एल्यूमिनियम प्राइसेस की बात करूँ तो टेक्निकली उसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया हुआ है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। तो एल्यूमिनियम हम 220 के अराउंड बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम इंट्राडे के हिसाब से 219 का रखें, और टारगेट हम 221.50 का मेंटेन करें। और कॉपर की मैं बात करूँ तो कॉपर 761 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस हम 757 का रखें, और टारगेट हम 766 का मेंटेन कर सकते हैं। यानी दिव्या की तरफ से दो टॉपिक है, कॉपर और एल्युमिनियम, जिसे आप खरीद कर इंट्राडे के लिए जा सकते हैं छोटे से टारगेट के लिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आपको बताया गया, 219 का स्टॉप लॉस भी एल्युमिनियम में लगा लीजिएगा। अब भाविक, आपकी टॉपिक क्या है? आप कहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आज बेस मेटल्स में? जी मुझे भी एल्यूमिनियम ही पसंद आया है, क्योंकि टेक्निकली भी अगर चार्ट में देखें तो जो दिसंबर का जो हाई था अराउंड 218, उसने अच्छे तरफ से ब्रेकआउट दे दिया है और उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और जैसे अगर हम एलएमई में भी देखें तो एक दायके के सबसे कम इन्वेंट्री चल रही है, और सप्लाई भी मुझे नहीं लग रहा आगे आ सकता है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव अभी भी प्राइसेस ज़्यादा है। तो जो स्मेल्टर्स है यूरोप में और चाइना में वो अभी भी बंद है, तो सप्लाई नहीं आ रही है, और चाइना जिस हिसाब से ओपनिंग हो रहा है तो डिमांड बढ़ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2023 में प्राइसेस जो है बेस मेटल्स में ज़्यादा करेक्शन नहीं हो सकते। और जिस हिसाब से एल्यूमिनियम ने ब्रेकआउट दिया है तो मैं बाय के स्ट्रेटेजी रखना चाहूंगा, तो 219.80 के करीब बाय कर सकते हैं, 222 का टारगेट रख सकते हैं, और 218 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी एल्युमिनियम यहाँ पर खरीदारी की सलाह दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से कन्विक्शन कॉल है। यहाँ पर नेचुरल गैस में भी इन्होंने कॉल ऑप्शंस दिया था, दोनों की मिलती जुलती राय, और यहाँ पर एल्युमिनियम दोनों जानकारों को लग रहा है कि यहाँ पर खरीद कर आपको जाना चाहिए। और नेचुरल गैस की कॉल ऑप्शंस भी खरीदने की सलाह दोनों जानकारों की तरफ से आई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर
कॉटन की, क्योंकि कॉटन को लेकर लगातार उत्पादन अनुमान में कमी हो रहा है। क्यों ये उत्पादन अनुमान में कमी इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में फसलों को नुकसान हुआ है। हालांकि कितना बड़ा चंक वहां से आता है ये देखने वाली बात होती है। सबसे मेजर जो प्रोड्यूसर है गुजरात महाराष्ट्र हैं, जहां पर उत्पादन में ज्यादा कमी की संभावना नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण शेख सरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, ग्राउंड की रिपोर्ट क्या बता रही है, किस तरह के उत्पादन के नंबर रह सकते हैं? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको कहा था, सीआई की हमारी उत्पादन की रिपोर्ट तैयार हो गई थी और वो रिलीज भी हो गई थी लास्ट वीक में। अभी एक बात तो पक्का है, नॉर्थ के अंदर, पंजाब हरियाणा राजस्थान के अंदर नुकसान काफी है। वहां पे जो पहले वो अनुमान लगाते थे 65 लाख गांठ का, उसके सामने अभी कम से कम 1/3 का नुकसान है उधर। अभी ये नुकसान का कारण क्या है? इट इज बेसिकली पिंक बॉल वर्म है या पीछे बरसात जो हुई थी उसके कारण है, ये अभी तक उसका कारण पता नहीं चला है, पर नुकसान पक्का है उधर। अभी नीचे आइए आप गुजरात और महाराष्ट्र में, यहाँ दोनों स्टेट के अंदर फसल बहुत ही बढ़िया फसल है, इसमें कोई नुकसान की कोई भी अनुमान नहीं है। और मेरे हिसाब से लास्ट ईयर से गुजरात के अंदर नहीं करके भी कम से कम 10 से 15 लाख गांठ अधिक होने की संभावना है। हमारे सीआई मीटिंग के अंदर इसका अनुमान लगाया गया था 93-94 लाख का, बट इसका आंकड़ा चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है आने वाले महीनों में, और इसकी क्रॉप काफी अच्छी होगी। सेम चीज महाराष्ट्र के अंदर है। सर अराइवल की स्थिति, हाँ जी आप कंटिन्यू कीजिए सर। अराइवल्स का जहां तक आप सवाल कर रहे हो, अराइवल्स में क्या है कि जैसे मैंने आपको फोटो भी भेजी थी, फार्मर लोगों ने अभी अपने घर के अंदर अराइवल माल जो है भरना चालू कर दिया है, और वो उनका मानना ये है कि बाजार बढ़ेगा। अभी ये दो ही चीज हो सकती है, या तो मिल वाले नीचे आके बेंड करेंगे और ऊपर भाव में रुई लेंगे अगर डिमांड हुई तो, अगर डिमांड ही नहीं हुई तो पीछे रुई लेने की संभावना है नहीं मिलों की, और फार्मर्स लोगों को पीछे माल बेचना पड़ेगा। फार्मर की होल्डिंग कैपेसिटी है, बट कब तक होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो भी देखना है, क्योंकि आज अगर आप कैलकुलेट करिए 80 लाख गांठ आ गई है एज पर सीआई, 330 की क्रॉप है, तो नहीं करके भी 2.5 करोड़ माल आना बाकी है। 2.5 करोड़ में से आप 25 लाख निकाल दीजिए, विच विल कम इन मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि ऑफ सीजन रहता है, बरसात का टाइम रहता है। फिर भी 2 करोड़ बेल आपकी आनी है 5 महीने में। ये मुमकिन, इसकी ये अराइवल की प्रेसिंग मुमकिन है, इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इसके हिसाब से रोज की कम से कम 1.5 लाख गांठ आपको चाहिए। ओके सर, आपने कहा कि इस बार कंजम्पशन भी 80 लाख गांठ के आसपास है, एक्सपोर्ट भी जिस तरह की उम्मीद थी, संभावना है, वो उस तरह के एक्सपोर्ट नंबर भी अब तक नहीं आया। 3 महीने बीत गए हैं और काफी कम एक्सपोर्ट के नंबर, काफी लैकलस्टर नंबर है। सर क्या लग रहा है, ऐसे में क्या क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा, भाव यहाँ से और कम हो सकते हैं कॉटन के, आपका अनुमान क्या है? देखिए, अभी जो एक्सपोर्ट के जो आंकड़े आए हमारे कमेटी के अंदर, वो 2 लाख के आए, विच इज अनवेरिफाइड नंबर्स, बट ऐसे सबका मानना है। मेरे को अगर 3 महीने के आंकड़े में, विच इज द पीक पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें अगर खाली 2 लाख गांठ का एक्सपोर्ट हुआ है, तो पीछे नेक्स्ट 9 महीने में 28 लाख गांठ का एक्सपोर्ट होना जरा कठिन लग रहा है। जो 30 लाख का जो आंकड़ा है एक्सपोर्ट का, उसके अंदर कठिन लग रहा है। बट अगेन, जैसे अराइवल्स के फिगर अभी तक बढ़े नहीं है, वैसे ही एक्सपोर्ट अभी तक पिकअप नहीं हुआ है, तो इसका ट्रू पिक्चर मेरे हिसाब से 1-2 महीने के पहले आना की संभावना नहीं है। बट क्रॉप जो 330 है, वो तो बेयर मिनिमम क्रॉप है हिंदुस्तान के अंदर, इसमें से कोई बढ़ोतरी हो सकती है, घटने की कोई संभावना नहीं है। ये साहब को लगता है जो 330 लाख गांठ जो सीआई का जो ताजा अनुमान है, उस ताजा अनुमान से मिनिमम उतना उत्पादन तो होगा ही, उससे बढ़ सकता है, कम होने की संभावना नहीं है, शेख सरिया साहब को लगता है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस से वायदा बाजार का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अब जिगर भी जुड़ गए हैं। जिगर, आपसे बात नहीं हो पाई, पिछले हफ्ते भी आप टेक्निकली कुछ इशू हो रहा था आपके स्काइप में, इस बार भी शुरुआती कुछ इश्यूज थे, लेकिन उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया। अब क्या लग रहा है सर? गोल्ड और सिल्वर पर आपसे बात करना चाह रहा था, नया रिकॉर्ड बन गया फ्राइडे को, सोमवार को। अब लोगों के मन में दुविधा है, क्या ये रिकॉर्ड रैली जारी रहेगी या यहाँ से अब निकल जाना चाहिए, मुनाफा लेने का वक्त है? क्या सलाह है, टेक्निकली आप क्या सलाह दे रहे हैं?
गुड मॉर्निंग विश्व मोहन सी। जैसा कि आपने बहुत सही बताया, पिछले हफ्ते हमने देखा कि गोल्ड में एक अच्छी रैली हुई है। इनफैक्ट एमसीएक्स पे तो हमने ऑल टाइम हाई भी छू लिया है। कॉमेक्स पे मुझे लग रहा है 1920 1930 बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है। देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ 1950 और 2000 ऑल्सो। अगर इवेंट की मैं बात करूं तो बैंक ऑफ जापान की कल मॉनेटरी पॉलिसी है, स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। अर्ली मॉर्निंग का ये इवेंट है। बट अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें, सिंस वी आर स्पीकिंग अबाउट गोल्ड, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत हल्का सा इंट्राडे में करेक्शन बन सकता है। फेब्रुआरी यहाँ बेच के चल सकते हैं 56,450, स्टॉप लॉस 56,550, टारगेट वुड बी 56,250। ये एक टेक्निकल सेल कॉल है। यहाँ पे मुझे इतना खासा कोई इतना करेक्शन या सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ टेक्निकली इंट्राडे में पुल बैक आ सकता है। एंड सेम वे सिल्वर में मुझे लग रहा है कि मार्च वायदा 69,700 के आसपास बेच के चले, 69,900 स्टॉप लॉस यहाँ लेके हम चल सकते हैं, एंड टारगेट वुड बी 69,300। कोविड के बीच हमने यहाँ देखा है कि चाइना के जो इकोनॉमिक डेटा आज सुबह आए थे इतने एनकरेजिंग नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन बन सकता है। डॉलर इंडेक्स में हमने 102 के आसपास अच्छा सा एक सपोर्ट भी लिखा हुआ है, एंड देन फ्रॉम देयर वी हैव सीन अ पुल बैक आल्सो। तो 102.5 102.6 के आसपास अभी डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 103 103.5 के यहाँ पे गुंजाइश है। इन दैट केस शायद उनका ऑडियो फिर से ड्रॉप हो गया, लगातार टेक्निकल कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर की उनकी बिकवाली की सलाह है। गोल्ड उन्हें लगता है कि टेक्निकली इंट्राडे के लिए इसे कैरी नहीं करना है। अगर जिगर को आप फॉलो करते हैं तो 56,450 रुपए में गोल्ड को सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 56,550 का, टारगेट है 56,250 का। और चांदी भी सेल कॉल ही है जिगर की, 69,700 रुपए में चांदी को बेचना है। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है 69,900 का, टारगेट है 69,300 रुपए का। चलिए अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। भाभी, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू क्या बन रहा है? हालांकि अच्छी मजबूती के बाद फिर से कल के सत्र में तो नरमी दिखी थी, कमजोरी वापस से आ गई है। अब 81-77 के आसपास है डॉलर के मुकाबले। यहां से किस तरह की चाल दिख रही रुपए में डॉलर के मुकाबले? जी, मुझे लग रहा है कि 8120 का जो एक सपोर्ट है वो अच्छा बन चुका है, और आई थिंक 81 के नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि रुपये में मजबूती आ सकती है। डॉलर इंडेक्स की भी बात करें तो वो जो 102 के करीब था वो ओवरसोल्ड था, तो वहां से एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है, और अभी वही आ रही है। और मुझे लग रहा है कि आरबीआई भी अभी थोड़ा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के चक्कर में थोड़े डॉलर्स बाय कर रही है, तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि रुपये में थोड़ा बहुत वीकनेस चल रही है, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारी बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन कोई भी टिप आती है तो बाई कर सकते हैं। मुझे लग रहा है एटलीस्ट 82.20 के करीब हम नियर टर्म में दिख सकते हैं, तो इंट्राडे 81.70 के करीब बाय कर सकते हैं 81.50 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 82.10 का। चलिए, जिगर हमारे साथ वापस आ गए हैं, साथ ही अजय जैन साहब भी जुड़ गए हैं, गेहूं के कारोबारी हैं। अजय जी, आपके पास आते हैं। सबसे पहले जिगर, आपसे नेचुरल गैस पर बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में जिस तरह की बिकवाली यूरोपियन गैसेस में देखने को मिली है, हालांकि यहाँ पर गिरावट के बाद अब रिकवरी घरेलू बाजार में दिख रही है। एमसीएक्स के ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है नेचुरल गैस में जिगर? विश्व मोहन, मुझे लग रहा है एमसीएक्स में थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है यहाँ पर 325 330 तक का। सो नेचुरल गैस में क्लियरली जनवरी कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स 308। 300 का यहाँ स्टॉप लॉस लेके चले, 320 325 पहला टारगेट रहेगा। क्रूड भी बाई करके जाना चाहिए आज? जी बिल्कुल, 79-80 डॉलर्स के आसपास यहाँ रेजिस्टेंस है WTI, लेकिन मुझे लग रहा है 83-85 के लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। क्रूड जनवरी वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 6500 एंड स्टॉप लॉस 6450 6600 इज टारगेट। यानी नेचुरल गैस और क्रूड दोनों खरीदारी की सलाह है। नेचुरल गैस तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहां से तेजी आ सकती है, एक पुल बैक रैली यहां पर दिख सकती है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करे क्योंकि काफी वॉलेटाइल मार्केट रहता है। जिंक पर आपका व्यू क्या है? एल्युमिनियम तो भाविक और दिव्या दोनों ने बाई कॉल दी है, आपकी तरफ से कोई सेल कॉल है क्या जिंक में? अगर प्राइसेस जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 287 के नीचे सस्टेन करते हैं, देन वन शुड गो शॉर्ट। थोड़ा पोजिशनल व्यू रहेगा। 289 स्टॉप लॉस एंड टारगेट वुड बी 283। जो मैंने बताया, चाइना के जो आज इकोनॉमिक डेटा आज आए हैं इतने एनकरेजिंग नहीं थे, सो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। डॉलर इंडेक्स भी अगर बाउंस करता है तो वो भी प्रेशर देगा। सो आई थिंक जिंक में एक सेल कॉल है यहाँ। चलिए अब बात कर लेते हैं गेहूं की, क्योंकि गेहूं के दाम लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और यूपी में 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर गेहूं के दाम जा चुके हैं। हमारे साथ अजय जैन साहब हैं। अजय जी, क्या हो रहा है? गेहूं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कब उम्मीद करें, कब से कम होने शुरू होंगे दाम?
नमस्कार विश्वमोहन जी। 2 दिन पहले भी आपके चैनल पर मैंने कहा था कि अभी कीमतें नियंत्रित होती नजर नहीं आ रही है। आज भी स्थिति वही है, या तो सरकार ओएमएसएस जो सरकार ने घोषित किया है उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करे या लाए मार्केट में, या फिर नई क्रॉप का हमें इंतजार करना पड़ेगा अगले महीने तक। जब नई क्रॉप स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा सप्लाई चालू हो जाएगा, तभी गेहूं की कीमतों पे कुछ लगाम लग सकती है। ओपन मार्केट में बिक्री की बात कर रहे थे गेहूं की, तो उसमें भी तो प्रोसेस में टाइम जाएगा, तो कब तक? अभी तक तो कुछ शुरुआत भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या गेहूं जब अराइवल शुरू हो जाएगा उसके बाद तो नहीं होगा वो? वही सरकार की नीतियां और नीयत तो सही है, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का जो उनका तरीका है वो बिल्कुल भी पूरे गेहूं के क्रॉप ईयर में सही नहीं रहा है। शुरुआत से गेहूं एक्सपोर्ट को जब बैन किया था तब भी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं था। बेशक उनकी नीतियां और नीयत सही है, तो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन से आप मार्केट पे कंट्रोल कर सकते हैं। सर, अब एक सवाल, आपने कुछ फुटेजेस वगैरह भेजे थे और ट्विटर पे आपने शेयर भी किया था कि जो अब तक जो फसल की स्थिति है वो काफी अच्छी है। आपने मध्य प्रदेश का हालांकि सिर्फ भेजा था। क्या लग रहा है इस बार बम्पर उत्पादन, रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद रखें क्या? जो अब तक अनुमान है, अब तक मौसम की स्थिति जो सपोर्ट मिल रहा है, क्या करना चाहिए? अभी वक्त है, 15-20 दिन और इंतजार करना होगा बम्पर उत्पादन के लिए? देखिए विश्वमोहन जी, आज की तारीख में गेहूं की स्थिति पूरे भारत में बहुत अच्छी है, लेकिन कुल उत्पादन पर अभी बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पिछले साल भी यही स्थिति हुई थी कि फरवरी के आसपास जो हीट वेव था उसके कारण हमें काफी उत्पादन का लॉस झेलना पड़ा था। लेकिन मध्य प्रदेश में जो आज गेहूं की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, और कुछ कुछ मंडियों में गेहूं की अराइवल प्रारंभ भी हो चुकी है, और 15 फरवरी के आसपास एक नए सीजन का आगाज जो होता है वो होने की पूरी संभावना है। शुक्रिया अजय जैन साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि क्या स्थिति गेहूं के फसल को लेकर है। चलिए एग्री मार्केट में अब जीरे की बात कर लेते हैं। भाविक, जीरे में एक रिकॉर्ड रैली के बाद आज मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या करना चाहिए? क्या आज की गिरावट में जीरा खरीदना चाहिए क्या? जी विष्णु, जब मुझे अभी भी लग रहा है कि तेजी आ सकती है, बट यहाँ से और गिरावट लग रही है, क्योंकि अभी ही हमने कल ही देखा है कि गिरावट शुरू हुई है। तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा कि अराउंड 34,000 के करीब आती है तो वहां से बाय कर सकते हैं 33,000 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 36,000 का। तो अभी भी 1,000 रुपए की गिरावट के लिए वेट कीजिए, वहां से एक बार बाय कर सकते हैं। टीएमसी में और कोरिएंडर दोनों में आज तेजी दिख रही है 1% के आसपास की। 7,800 के आसपास टर्मरिक है, क्या करना चाहिए? इस लेवल पे खरीदे टर्मरिक भाविक? जी आज देखें तो टीएमसी में अच्छे खासे हमने देखी है पॉजिटिविटी, और मुझे लग रहा है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 70-20 के करीब आती है तो बाई कर सकते हैं 79.50 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 77.50 का। आप खरीद सकते हैं 7830 के आसपास, 7950 का टारगेट है, 7750 का स्टॉप लॉस है। भाविक, एनसीडीएक्स कपास पर क्या व्यू है? एमसीएक्स कॉटन तो अभी तक शुरू हो नहीं पाया, रीलॉन्च हो नहीं पाया, ऐसे में एनसीडीएक्स कपास को लेकर क्या रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडर्स को? जी बाई की एक रणनीति बनानी चाहिए। देखिए हमने सीएआई में भी देखा है कि उन लोगों ने उम्मीद इस बार कम की है कॉटन की, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस सपोर्ट रहेंगे, और अभी अराइवल नहीं आ रहा है, कॉटन जो फार्मर्स है वो होल्ड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस थोड़े सपोर्टिव रहेंगे। तो कपास जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड 1630 आता है तो बाय कर सकते हैं 1660 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस सकता है 1615 का। कपास अप्रैल वादा खरीद सकते हैं 1630 के लेवल पे, 1660 के टारगेट के लिए 1615 का। भाविक, आपसे करेंसी मार्केट पे बात हो गई थी, जिगर आपसे करेंसी मार्केट पे बात नहीं हो पाई थी। करेंसी मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या कॉल दे रहे हैं यूएसडी आईएनआर में? मुझे लग रहा है यूएसडी आईएनआर विश्वमोहन यहाँ पे थोड़ा बाउंस आ सकता है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 8180 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 8165 स्टॉप लॉस लेके चले, 8210 8220 के लेवल्स मुमकिन है। सो आई थिंक आई एम बेटिंग ऑन रिबाउंड इन डॉलर इंडेक्स। अगर 102.5 102.7 के ऊपर डॉलर इंडेक्स सस्टेन करता है, 104 के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। सो आई थिंक यूएसडी आईएनआर में थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन होना चाहिए। पैर की बात कर रहा हूँ मैं।
और यहाँ से कमजोरी, हल्की नरमी और आने की संभावना जिगर को लग रही है और 82 के ऊपर वापस से डॉलर के मुकाबले रुपया जा सकता है, जिगर का ऐसा मानना है। शुक्रिया जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका और भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा मार्केट का आउटलुक समझाया, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए होगा FNO जंक्शन। नमस्कार।